हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है लाइट। सर नया चैप्टर, इसके पहले तो लाइट ही चल रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम वर्जन चेंज करने आ चुके हैं, यानी इस बार लाइट का आपको वर्जन चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कौन सा वर्जन हम पढ़ रहे थे और कौन सा वर्जन आने वाला है। तो देखिए, लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश जो होता है वो अपने आप में डुअल नेचर रखता है। सर कैसे? तो चलिए एक काम करते हैं ना, पहले फिलॉसफी समझ लेते हैं। सबसे पहले 1675 में, देखिए ऐसा नहीं है कि कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी इसके पहले से स्टार्ट होती है। बट हम यहाँ से रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक फेमस साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिनका नाम है न्यूटन, और यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। सर क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जो लाइट यानी प्रकाश जो आप देख रहे हो और जिसकी मदद से आप देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, इस पे चर्चा स्टार्ट हुई थी, है ना। फिजिक्स के अंदर इस चीज को लेके आंधी बह रही थी। सभी के सभी साइंटिस्ट ये लगे बजे हुए थे कि सिर्फ ये पता करने में कि ये जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल है कि वेव है। क्योंकि उस समय दो फॉर्म एग्जिस्ट करता था किसी भी सब्सटेंस का। एक तो या तो सब्सटेंस आपको कैसा मिलेगा, पार्टिकल नेचर में, या तो वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। क्योंकि पार्टिकल के पास भी एनर्जी होती है और वेव के पास भी एनर्जी ही होती है। तो ले दे के दोनों क्या है, एनर्जी से बने हुए हैं, ऐसे मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब सब लोग लाइट के नेचर को पकड़ने में लग गए थे। फिजिक्स के अंदर मैंने बोला ना कि आंधी बह रही थी लाइट के नेचर को पकड़ने के लिए। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे थे, नेचर बता रहे थे, चल रहा था कहानी, लेकिन कोई भी एक सटीक दे नहीं पा रहा था जिससे सेटिस्फैक्शन लोगों के मन में आ पाए। तो मैंने जैसे बोला कि 1675 के पहले से ये कहानी स्टार्ट थी, लेकिन 1675 में एक ऐसी थ्योरी मिली जहां से लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन बढ़ा या सेटिस्फाइड हुए लोग थ्योरी से। अब वो थ्योरी क्यों सेटिस्फैक्शन वाली थी? क्योंकि न्यूटन साहब ने दी थी। न्यूटन साहब अपने इरा के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, अपने इरा के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। और न्यूटन साहब अगर कोई भी बात बोलेंगे, जाहिर सी बात है कोई भी बात बोलेंगे तो वो अपने आप में अपर लेवल पे मानी जाएगी। इनकी बातों को नकारना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे। जो भी बातें बोलेंगे कुछ सोच समझ के बोलेंगे। लोगों का मानना था कि जो भी बातें बोलेंगे वो सोच समझ के बोलेंगे। और जैसा कि इन्होंने पिछली जमाने मतलब पिछली जो थ्योरीज हैं इनकी, इतनी टॉप लेवल की थ्योरीज थी जिन पे पूरा का पूरा ऐसे बोल सकता हूँ कि विश्व, पूरा का पूरा पृथ्वी, पूरा का पूरा स्पेस वर्क कर रहा है। तो वो बंदा जो थ्योरी देगा 100 नहीं, 200 नहीं, 500% कन्फर्म है कि वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। इसलिए लोगों के मन में न्यूटन साहब की थ्योरी को लेके ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन आ गया। अब न्यूटन साहब की थ्योरी क्या थी? तो एक्चुअल में न्यूटन साहब के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो थी कार्पस्क्यूलर थ्योरी, कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट ये 1675 में न्यूटन साहब देते हैं, ठीक है ना। न्यूटन साहब पहले ही उदय हो चुके हैं, ध्यान देंगे 1668 में ही न्यूटन साहब की कहानियां स्टार्ट हो चुकी हैं। 1665 में आप सबको पता होगा कि न्यूटन साहब के स्कूल के अंदर, ठीक है ना, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज, वहाँ पे क्या आया था, प्लेग जैसी महामारी आई थी, वहाँ से वो आए थे और उसके बाद वो खटाखट क्या स्टार्ट कर दिए, खोज करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, बहुत सारी थ्योरीज देने लगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान दिया उन्होंने। तो ये 1675 उससे कितना आगे चल रहा है, 10 साल आगे। तो 10 साल के भीतर न्यूटन साहब बहुत चमक चुके थे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने जमाने की सबसे टॉप लेवल की थ्योरी थी। मिली न्यूटन साहब जो थे वो क्लासिकल फिजिक्स के फादर माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी इनका पूरा का पूरा जो थ्योरी था, देखो क्लासिकल फिजिक्स जब मैं बोल रहा हूँ तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो पूरी थ्योरी होगी या पूरी फिजिक्स की कहानी होगी वो एक पार्टिकल पे बेस्ड होगी। यानी कोई भी सब्सटेंस जो पार्टिकल से मिलकर बना है उनके लिए थ्योरीज दी गई है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब आओगे तो वहां पे आपको वेव के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये जो इरा था, उस इरा के अंदर जो न्यूटन साहब थे जो काम करते थे, तो वो हमेशा ये मान के काम करते थे कि कोई भी चीज अगर हमारे आसपास है तो एक्चुअल में वो पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, यानी एक प्रकार का सब्सटेंस है, और सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। समझ पा रहे हैं, है ना। तो यही कहानी उन्होंने रखी। तो कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट को इन्होंने क्या बोला था, लाइट को इन्होंने एक्चुअल में ये बोला था कि ये टीनी इलास्टिक बॉल्स है। बॉल मतलब समझ पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो पार्टिकल, है ना। ये टीनी इलास्टिक बॉल है, इन छोटे छोटे इलास्टिक के क्या है, बॉल है,
इसको बस ऐसे फील कर लो, टीनी इलास्टिक बॉल है, बहुत छोटे छोटे हैं और प्लास्टिक इलास्टिक वाले बॉल हैं, ठीक है। और इसी को इन्होंने कार्पस्क्यूलर बोल दिया था, ठीक है ना। यानी आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको कार्पस्क्यूल्स, या तो कार्पस्क्यूल बोल दो या तो कार्पस्क्यूलर, ये तो थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो कार्पस्क्यूल्स बोल दिया टीनी इलास्टिक बॉल्स को। अब देखो उस समय ना एक्चुअल में जो भी आप एज्यूम्शन दे रहे हो, उस समय ना एक्चुअल में कई सारी घटनाएं भी लोगों की नज़र में चल रही थी, कई सारी घटनाएं जो थी जिनको लोग लेके काम कर रहे थे। जैसे देखो अगर हम नेचर बता रहे हैं तो इस नेचर के बिहाफ पे हमें लाइट के द्वारा जो जो एक्टिविटी, जो जो गुड है, प्रॉपर्टीज दिखाई जा रही है, उनको भी एक्सप्लेन करना होता था। जैसे मैं बता दूं कि उस समय लाइट के पास कई सारे गुड थे। लाइट रिफ्लेक्शन दिखाती थी, लाइट रिफ्रैक्शन दिखाती थी, ठीक है ना, लाइट पोलराइजेशन दिखाती थी, लाइट डिफ्रैक्शन दिखाती थी, डिफ्रैक्शन दिखाती थी, लाइट इंटरफेरेंस दिखाती थी, ठीक है, इंटरफेरेंस दिखाती थी। तो ये कई सारी प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है। अब जो भी बंदा आएगा अगर अपनी थ्योरी देना चाहता है तो उसको सबसे पहले इन घटनाओं का पूरा खंडन करना पड़ेगा कि देखो ये ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है इसको भी साथ साथ में क्या करना था। ये नहीं कि सिर्फ हम दे दिए और घर चले जाए कि ये टीन इलास्टिक बॉल है, मतलब जो मन में आया हम बोल दिए उसके बाद घर चले जाए, नहीं, ये बोलने के बाद मुझे ये सब बताना पड़ता था कि आखिर ये कैसा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जब इन्होंने क्या बोल दिया कि ये टीन इलास्टिक बॉल है, तो इन्होंने ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो 2 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। जो इन्होंने बोला टीनी इलास्टिक बॉल है, उस केस पे इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को 2 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। और एक सच्चाई ये थी कि इन्होंने जो घटना, जो ये एज्यूम्शन लिया था, वो एक्चुअल में इन्हीं दोनों के लिए लिया भी था। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब मान लो ऐसे आ रही है तो ऐसे वापस चली जाए। लाइट के अंदर हम लोगों ने देखा, रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा है कि किरण ऐसे आ रही है तो जिस एंगल पे वो टकरा रही है उसी एंगल पे वो वापस चली जाए। सीधा मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुमने फेंका, ऐसे समझो, फेंका कह रहा हूं मैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमने फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने इसमें कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे तो उन्होंने बॉल ली है भाई, इलास्टिक की बॉल। हमारे पास इलास्टिक की बॉल होती है, हम दीवार पे ऐसे फेंकते हैं तो वो बॉल क्या होती है, वापस आती है कि नहीं आती है, वापस आ जाती है। तो ये तो रिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है। मैंने बॉल को फेंका तो बॉल वापस आ गई, लाइट गई, लाइट वापस आ गई जिस मीडियम से गई थी, हाँ है ना। तो क्या ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट बैठा दिया उन्होंने। यार देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये लगा लो तुम, या दूसरा तुम एक बॉल पकड़ रहे हो, दीवार के ऊपर पटक रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से आएगी, क्या होगी, वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो बस ऐसे ही पार्टिकल ऐसे, सॉरी ये लाइट भी कर रही है क्योंकि वो किससे मिलकर बनी है, टीन इलास्टिक बॉल से, बहुत छोटे छोटे इलास्टिक बॉल से। समझ पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल। अब रिफ्रैक्शन का क्या खेल है सर। तो रिफ्रैक्शन का खेल ये है कि देखो रिफ्रैक्शन में क्या होती है कि लाइट ऐसे जा रही है, जब मीडियम चेंज करेगी तो हल्का सा क्या हो जाएगी, अपने पथ से भटक जाएगी। यही होता है रिफ्रैक्शन। मिली अब बॉल पकड़ो, अब बॉल को पानी के अंदर मारो, पानी के अंदर मारो। तो पानी के अंदर जब मारोगे तो पानी के अंदर आप ऐसे सपोज कर लो ये पानी है पूरा, ठीक है। आप यहाँ से बॉल फेंक रहे हो तो ये बॉल जब फेंकोगे तो पानी के अंदर जाएगी, तो सीधा थोड़ी ना जाएगी, सीधा थोड़ी जाएगा। जाहिर सी बात है ये या तो ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगी या तो इधर चली जाएगी, यानी सेम क्या बोलते हैं, सेम पाथ पे नहीं जाएगी, अपने पास से थोड़ा सा भटक जाएगी। और इसी घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट ऐसा दिखाती है ना। रिफ्रैक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन से जा रही थी, मीडियम चेंज होने पे वो उस सेम डायरेक्शन में नहीं जाके थोड़ा इधर उधर हो जाए, है ना, भटक जाए। जिस रास्ते से जा रही उसी रास्ते से आगे नहीं बढ़ेगी, रास्ता थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। दैट इवेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो बॉल भी तो ऐसे करेगा। उस बॉल को अगर तुम मारोगे तो जाहिर सी बात है, आप छोटा वाला बॉल ले लीजिएगा, सिंपल, एक छोटा सा आता है, 2 रुपये या 5 रुपये का बॉल आता है, ठीक है ना, उसको लेके आप ये दोनों फिनोमेना ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 5 रुपये की बॉल पे बेस्ड घटना है, ठीक है ना। कार्पस्क्यूलर थ्योरी कितने रुपए वाली है घटना है, 5, है ना, 5 रुपये वाली कॉन्सेप्ट में बना है, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने ये दे दिया, न्यूटन साहब ने ये दे दिया, तो सभी लोगों ने क्या किया, वाहवाही की। उस समय में सबसे फेमस थ्योरी यही रही, कौन सी, नाम बताइए, कार्पस्क्यूलर थ्योरी। ये उस समय की सबसे फेमस थ्योरी रही है, ठीक है। लेकिन ये बाद में क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि इन दोनों का तो भर भर के इसने ऑप्शन दे दिया, कोई ना पूछे तो भी जबरदस्ती एक एग्जाम्पल और ऐड कर देते थे।
समझ पा रहा है? एक व्यक्ति आया, पूछा रिफ्लेक्शन क्यों होता है, जब वो व्यक्ति गया मतलब उसको एग्जांपल उन्होंने देके समझा दिया और अपने कॉन्सेप्ट को उसमें ऐड कर दिया, सब हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप, लाइट 100 नहीं 200 नहीं 300% कन्फर्म है कि वो टीनी इलास्टिक बॉल से मिलकर बनी है। वो कन्फर्म होकर चला गया, दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे। ऐसे 100 आएंगे, 100 एग्जाम्पल वो दे सकते थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और देखो वो अपना कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है, ये सटीक है। लेकिन फंस कहाँ गए बेचारे? इन तीनों में। इन तीनों को समझा ही नहीं पाए, इन तीनों का कोई ऑप्शन नहीं था। शुरुआती दौर में इनकी थ्योरी मैंने बोला ना टॉप लेवल पे थी, चली, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गई? फेल हो गई। और जब फेल होती है तो 1678 में 3 साल के बाद, ऐसा नहीं था कि इन्होंने थ्योरी दी अब 100 साल बाद दूसरी थ्योरी आ रही है, नहीं, कुछ ही समय बाद फेल मार दिया गया। रीजन बिहाइंड इट क्योंकि उस समय घटनाएं ये बहुत चर्चित घटनाएं थी, उस समय सब घटनाएं चल रही थी, टॉप लेवल पे घटनाएं थी, ठीक है। तो 1678 में एक नया साइंटिस्ट को आना पड़ा, उनका नाम था हाइगेंस। इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ध्यान देंगे, हाइगेंस। और हाइगेंस साहब ने एक नई थ्योरी पेश की लोगों के सामने, ओके। तो आई थिंक आप न्यूटन साहब की कहानी को समझ गए होंगे, है ना। देखिए अभी इनके बारे में मुझे बहुत कुछ लिखना भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पॉज करके पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हाइगेंस की थ्योरी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तो कार्पस्क्यूलर थ्योरी के बारे में जो जो बातें आपको समझानी है वो मैंने लिख दी कि भैया टीनी इलास्टिक बॉल को कार्पस्क्यूल्स बोलते थे, और मेनली ये क्या होती थी, किसी भी सोर्स से एमिट होती थी और ट्रैवल हो रही थी बड़ी हाई स्पीड से, ठीक है ना, वेरी हाई वेलोसिटी के साथ ये एमिट हो रही थी। अच्छा, जब इनसे ये भी पूछा गया था कि आखिर अलग अलग कलर कहाँ से आते हैं, तो एक्चुअल में इन्होंने बोला था कि कार्पस्क्यूल्स की जो साइज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के कारण डिफरेंट डिफरेंट क्या आता है, कलर आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का कलर डिफरेंट डिफरेंट साइज है, ओके ओके। और इस थ्योरी के थ्रू हम लोगों ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देख लिया था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि बाकी घटनाएं हम नहीं समझ पाए थे। अब आते हैं 1678 में हाइगेंस वेब थ्योरी लेके, ठीक है ना। ये मेनली हाइगेंस जो नाम लिखा गया ना, वो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ये इस थ्योरी के फेल होने के बाद आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस जमाने के अंदर ये थ्योरी जो बातें नहीं बता पाई होगी या जिन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई होगी, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। इसका मतलब रिफ्लेक्शन तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सबको ये क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तो यहाँ पे होने वाला है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है, लाइट एक्चुअल में क्या है, वेव है। ध्यान से सुनिएगा, वेव है। तो जो ही इन्होंने वेव का नाम लिया, तुरंत लोगों ने इनके ऊपर पहला क्वेश्चन दागा। क्या कि बोला उन्होंने कि जो वेव होता है, जो तरंग होता है, वो जब चलता है ना तो उसको मीडियम की जरूरत होती है। और लोगों ने देखो, अभी हाइगेंस के सामने जो लोगों के द्वारा दिया गया था कॉन्सेप्ट, वो समझो। लोगों ने क्या बताया कि देखो हाइगेंस साहब, आप कह रहे हो कि ये क्या कर रही है, ये वेव है, यानी लाइट जो है वेव के फॉर्म में आ रही है, अच्छी बात है, आपने जो बोल रहे हो मान लेता हूँ, लेकिन ये बताओ जैसे साउंड भी तो वेव है, तो साउंड ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट लेता है, यानी मीडियम चाहिए, उसको चाहिए मीडियम। तो लाइट को कौन से मीडियम में ये ट्रेवल करती है, इसको भी तो मीडियम चाहिए। अगर ये वेव है तो इसको मीडियम चाहिए। मीडियम कहाँ है? क्योंकि सन से अगर पृथ्वी के पास रेज आ रही है तो सन से पृथ्वी के बीच में, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं आ जाता तब तक तो उधर तो पूरा खाली है, वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो कैसे ट्रैवल कर रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो ये वेव है और ये ट्रैवल करती है एक हाइपोथेटिकल मीडियम में, समझ पा रहे हैं? ये जो बात थी ना, यही अपने आप में बड़ी खतरनाक बात रही। इस थ्योरी के फेलियर का कारण भी यही रहा। इन्होंने बोला वेव, उसके बाद क्या बोला, हाइपोथेटिकल मीडियम। और हाइपोथेटिकल मीडियम का मतलब आप सिर्फ सोच सकते हो, अज्यूम करो, कल्पना करो कि ऐसा मीडियम होगा। इन्होंने क्या बोला कि हाँ सही है, कोई भी वेव है उसको मीडियम चाहिए। हमारी यूनिवर्स के अंदर, हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक मीडियम है, समझ में आ रहा है। उन्होंने एक कल्पना की, एक मतलब एज्यूम्शन दिया कि एक्चुअल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइट बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करे। इनकी जो कहानी थी, एक्चुअल में हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर एक क्या फैला हुआ है, हाइपोथेटिकल मीडियम है। मतलब एक मीडियम है और उसको हाइपोथेटिकल क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो एक मीडियम तो होगा ही होगा, ये सिर्फ सोचा गया है। उस मीडियम का जो नाम रखा इन्होंने, ईथर रखा, ठीक है, ईथर। समझ में आ रहा है? तो ईथर is the hypothetical medium where light waves travel, ठीक है।
अच्छा, तो लोगों ने यहाँ पे पूछा भी था कि अच्छा ये बताओ तो ईथर दिखता क्यों नहीं है। तो लोगों ने ये बोला कि दिखता क्यों नहीं है, तो हाइगेंस ने बोला कि यार ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। जैसे हम पृथ्वी पे खड़े होकर पृथ्वी को नहीं देख सकते, हमको पृथ्वी को देखने के लिए दूसरे प्लांट पे जाना पड़ेगा, तब हम पूरे पृथ्वी को समझ पाएंगे। क्या हम पृथ्वी पे खड़े रह के पूरा पृथ्वी देख लेंगे? नहीं, तो पृथ्वी से ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे हाइपोथेटिकल मीडियम को देखना है तो यूनिवर्स से बाहर जाना पड़ेगा। यूनिवर्स से बाहर जाओ तो देख लोगे। दे दिया गुनगुना, बजाओ। समझ पा रहे हैं? हाइपोथेटिकल मीडियम का कॉन्सेप्ट क्या था? यही था ना भाई, वो है नहीं। आगे जाके अभी देखो, अभी 2 साइंटिस्ट और लेके आऊंगा मैं, ये प्रूफ करने में लग गया। अब देखो यहाँ पे हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर आएगा, 2 साइंटिस्ट लग गए अब प्रूफ करने में कि ईथर है कि नहीं है, और बाद में फेल मरवा ही देंगे बेचारी थ्योरी को। समझ पा रहे हो? लेकिन उस समय गजब का हमको लगता है कि माइंड रहा होगा हाइगेंस के पास, कि उन्होंने तगड़ा दिमाग लगाया और तगड़े दिमाग के थ्रू एक ऐसा फिनोमिना लोगों के सामने फेंक दिया, लोग उसी में उलझे ही रह गए। बोला वेव है, वेव। लोगों ने पूछा मीडियम कहाँ है, बोला हाइपोथेटिकल मीडियम है तो ईथर। कहाँ दिखाई देगा? यूनिवर्स से बाहर जाओ मिल जाएगा, दिखाई देगा तुमको। जैसे पृथ्वी पे रह के पृथ्वी नहीं देख सकते, वैसे यूनिवर्स में रह के तुम हाइपोथेटिकल ईथर को नहीं देख सकते, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अच्छा, एक जगह बोलते तो समझ में भी आता, पूरे यूनिवर्स में बोल दिया था उन्होंने ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि एक पर्टिकुलर रीजन में बोलते तो लोग चले जाते, आराम से समझ लेते, कुछ थ्योरी व्यूरी कहीं से पीछे का उठाते और कहीं से बोल देते। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूरे यूनिवर्स को बोल दिया। अब पूरे यूनिवर्स से बाहर जाने की क्षमता किसी के पास है ही नहीं, तो ये लोग अटके रह गए। समझ पा रहे हैं? अब उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जैसे कि वेव की एक प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है, कि वेव जाती है तो डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव आपने सुनी होगी, है ना? तो ये कैसे चलेगी? लॉन्गिट्यूडनल चलेगी। देखिए, वेव के बारे में मैंने पूरी बातें एक्सप्लेन कर दी है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वेव के बारे में नहीं जानता होगा। अब आप कहेंगे सर आपने वेव के बारे में कब एक्सप्लेनेशन दिया? तो वेव के बारे में जब मैंने लाइट पढ़ाया था, जब मैंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया, सॉरी रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था, तभी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। ठीक है ना? तो लॉन्गिट्यूडनल चलेगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं चलती है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? ट्रांसवर्सल होती है। अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो दूसरी बात बोली उन्होंने, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात ध्यान से सुनेंगे। तीसरी बात क्या थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सॉलिड के अंदर ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड के अंदर ज़्यादा होगी, लेकिन बाकी लिक्विड वगैरह में कम हो जाएगी। इन्होंने ये थ्योरी जानते हैं कहाँ से बोली थी? साउंड को लेके। साउंड देखो यार, एक्चुअल में देखो ना, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। इनके समय में या हमारे समय में भी देख लो, हम साउंड के बारे में अच्छे से प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं, है ना? साउंड को पता है कि अगर मान लो अगर हमारे पास सॉलिड है, कोई सॉलिड के अंदर, जैसे अगर हम क्या करें, ये बोर्ड है, ये बोर्ड सॉलिड है, देखो आवाज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और इसमें ट्रैवल भी होगा अच्छा खासा। एक रॉड लेते हैं आप, लोहे का रॉड लेते हैं, एक इंड पे आप मारते हो, है ना, तो दूसरे इंड तक पहुंच जाता है ना, ट्रैवल कर जाता है। तो एक्चुअल में सॉलिड मीडियम के अंदर साउंड वेव बहुत अच्छा और तगड़ा क्या होता है? प्रोपोगेट होता है, ट्रैवल करता है। तो वहाँ पे उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, मतलब फास्ट पहुँचता है। लेकिन अगर भाई क्या हो, अगर उतना ही लिक्विड में जाओ, गैसियस फॉर्म में जाओ, तो उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। समझ पा रहे हो ना? ये बात ध्यान में रखना। तो एक्चुअल में इन्होंने तीसरी बात जो बोली, तीसरी बात, वो भी गलत बात, कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में होगी? स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड में होगी, क्योंकि स्पेस में तो ये देखे नहीं थे, है ना? इनको लग रहा था कि उधर से स्लो आ रही है, इन्होंने साउंड का उठाया, चिपका दिया यहाँ पे। अभी जानते हो लोगों का फोकस इस पे जा ही नहीं पा रहा था, बिकॉज वो लोग तो वहीं पे अटके हुए हैं। हम नीचे जा रहे हैं लेकिन लोग यहीं पे अटके हुए हैं। हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, लोग सोच में पड़े हुए हैं। अब उधर बीच में जब उधर सोच रहे हैं लोग, तब तक 2-3 बातें यहीं से चिपका दी। लॉन्गिट्यूडनल है, स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हैं? अब लोग इस पर क्या उंगली उठाए, क्योंकि पहले वाले पे ही उन लोगों के समझ में नहीं आया, लोग वहीं में बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये बात समझिएगा, सॉलिड में इन्होंने मैक्सिमम बोल दिया, और उसके बाद लिक्विड में इससे थोड़ा सा कम होती है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। ठीक है, तो ये कहानी इन्होंने रच दी स्पीड ऑफ लाइट को लेके। ठीक है, और ये जो बातें इन्होंने बोली, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्पीड ऑफ लाइट में, देखो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है ना? जो मिनिमाइज करके मुझे रखना चाहिए वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इन सभी बातों को ले देके उन्होंने जितनी भी घटनाएं थी उस समय तत्कालिक, उन सबको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके साथ साथ इंटरफेरेंस ले लो,
पोलराइजेशन ले लो, डिफ्रैक्शन ले लो, इन सबको ध्यान से देख लो, ठीक है ना। ये सभी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे दिया कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन लोगों के मन में क्या था, अभी भी ईथर था, लेकिन जब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ना, लोग भूल गए कि हाँ यार सही है, जो भी बातें बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि सभी बातों का उसने रीज़न दे दिया। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब है ना रीज़न दे देना कि ये चीज़ें क्यों हो रही है ना। हर चीज़ का उस समय प्रूफ थोड़ी ना मिल पाता था, जरूरी होता था कि एक लॉजिक दे पाए हम कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो लॉजिक इन्होंने दे दिया, इन सबका मिल गया लॉजिक, बिल्कुल। लेकिन एक घटना और थी जो इनके लिए दुर्घटना साबित हुई, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वही घटना मैं बता रहा हूँ कि दुर्घटना साबित हो गई, है ना। और उस घटना का नाम था, आगे जाके मिली हमको, देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट ये भी दिखाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और एक सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए, इस सिंगल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 1921 में, क्या मूवी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ये ईयर है एक, इस ईयर में 1921 में नोबेल प्राइज मिला था किसी एक पर्सन को, और उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना। दुनिया को ये पता ही नहीं रहता कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला। दुनिया तो ये जानती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, बट यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस फिनोमेना के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर क्यों हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, बड़ा सिंपल था यार। सिंपल, एक मेटल का रॉड ले लो या मेटल का पूरा सीट ले लो, उसके ऊपर लाइट ऐसे क्या करो, लाइट का जो रेडिएशन है सिंपली उसके ऊपर डालो, ठीक है ना। तो जब डालोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो एनर्जी उस मेटल के एटम के पास जाएगा, उस एटम के अंदर जाएगा, उस एटम के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को मिलेगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाते ही उछल कूद करेंगे, यानी अपने क्लास को छोड़ के दूसरी क्लास में जाएंगे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से बाहर। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, मेटल सीट के ऊपर, यानी सब मेटल के अंदर जितने भी एटम है उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल सीट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे मेरे पास एक टैबलेट है, इस टैबलेट को मैंने मान लिया मेटल सीट है, और यहाँ पे सूरज की किरणें लगातार मैंने डाली, तो इससे क्या होगा कि यहाँ के जितने, मतलब इस टैबलेट के अंदर जितने भी एटम है, उस एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब बाहर आ जाएंगे। बाहर मतलब इसके ऊपर अभी भी एनर्जी दे ही रहे हो तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी लेके क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी जब देते हो तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गति करने की एनर्जी। अब ये गति तो करना चाहते हैं लेकिन जाए किधर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तार एक लगा देंगे, तार लगा के कनेक्ट कर देंगे किसी भी रैंडम डिवाइस से, ठीक है। कनेक्ट कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉनों को मिल गया रास्ता। अब इलेक्ट्रॉन इस सीट को छोड़ के उस तार के अंदर क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। तो देखिए लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, दैट घटना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ पा रहे हैं, इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सिंपल, कि लाइट के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी। तो ये क्यों होता है, आखिर लाइट के पास ऐसा क्या है, ये चीजें एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट था उस समय। वो चीजें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कौन, हाइगेंस साहब। समझ में आ रहा है। और यही कारण बना फेल होने का। नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं था, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर ये भी कारण रहा फेल होने का, लॉन्गिट्यूडनल ये भी कारण रहा फेल होने का, स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड में मैक्सिमम होता है ये भी कारण रहा फेल होने का। सुपर डुपर फ्लॉप थ्योरी दी थी इन्होंने भाई, सुपर डुपर फ्लॉप थ्योरी, लेकिन उस इरा में जब इन्होंने दिया तो उसके बाद हाइगेंस की थ्योरी से मैक्सिमम काम हुए लाइट के अंदर। अब मैं अगर ये देखूं तो इस चीज को देखने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि जो शुरुआती कॉन्सेप्ट इनके ऊपर बने हुए हैं वो तो आज भी हम पढ़ेंगे। हाइगेंस की थ्योरी पे बेस्ड बहुत सारे, अभी आपको आगे जाके मिलेगा हाइगेंस की थ्योरी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, और वो सत्य है। पता उनकी थ्योरी फेल है, मतलब उनका थ्योरी गलत है, लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं वो सत्य है। न्यूटन साहब की ये जो कहानी थी ना कार्पस्कुलर थ्योरी वाली, वो गलत थी, बट फिर भी क्या है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब इस थ्योरी के बाद दो और थ्योरीज आती हैं भाई, और दूसरी जो इसके बाद वाली जो थ्योरी आएगी वो सबको पता है, कौन लेके आता है, वो मैक्सवेल साहब लेके आते हैं, ठीक है ना। मैक्सवेल साहब बोलते हैं कि एक्चुअल में जो लाइट वेव है वो एक्चुअल में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, एक्चुअल में वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उन्होंने सुधारा कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं ट्रांसवर्सल
काम करता है, स्ट्रेट काम करता है, स्ट्रेट वर्क करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, ना कि सॉलिड में, ठीक है। बट प्रॉब्लम वही कि वो फेल हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में। और एक और समस्या थी, वो बहुत अंदर वाली समस्या थी। वो समस्या ये थी कि जब लाइट एमिट होती है किसी भी सोर्स से, ऐसे सिंपल समझ लो, तो जब हम किसी को हीट करते हैं तो उसका कलर आता है ना। तो वो कलर क्यों आता है? रेड देखते हो, मतलब लोहे की रॉड को आप कलर क्या करोगे, अगर हीट करोगे तो रेड देगा, रेड के बाद फिर तब आप देखोगे धीरे धीरे वो ऑरेंज देने लगेगा, फिर ऐसे वो चीज़ें चेंज करने लगता है, और बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो ब्लू कलर में आ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कलर कहाँ से आ रहा है? वो भी एक समस्या थी मैक्सवेल साहब की थ्योरी फेल होने में। तो जब वो भी फेल हो जाती है तब आते हैं मैक्स प्लांक साहब। मैक्स प्लांक साहब की क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर देती है, और मैक्सवेल साहब की जो कमियां हैं उनको भी सटीक करके चली जाती है। समझ पा रहे हैं? तो फिलहाल के लिए आपको 4 थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं। पहली कार्पस्क्यूलर थ्योरी, दूसरी हाइगेंस, तीसरी मैक्स प्लांक, और चौथी मैक्स प्लांक है, तीसरी मैक्सवेल साहब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ठीक है। आई थिंक ये तीनों आप क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। सॉरी, तीनों कह रहा हूं मैं, दोनों क्लियर कर लिए होंगे। तो वो उन दोनों के लिए मैं आगे कहानी को जब बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए क्या है कि फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाना है। 2 थ्योरीज समझ ली, इन 2 थ्योरीज के आगे, अच्छा चलिए उसका डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं, बट उसको हम अलग अलग वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि वो बेहतरीन शानदार थ्योरीज थी, उनको समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं, रदरफोर्ड साहब के मॉडल को फेल कर दिया था, समझ पा रहे हैं। तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे होंगे तभी भी आपको ये पढ़ाया जाता है कि रदरफोर्ड साहब का मॉडल काहे फेल हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल साहब ने दी थी उसके विपरीत काम कर रहा था उनका इलेक्ट्रॉन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गलत काम करवा दिया, समझ पा रहे हैं ना। तो इसी कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वहां पे पढ़ा दी जाती है। फिर जब वो फेल, अब देखिए उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को फेल किया तो जाहिर सी बात है रदरफोर्ड भी पीछे पड़ गए। किसके पीछे? मैक्सवेल साहब के, कमियां निकाल के दिखाइए दी, समझ पा रहे हैं। उसके बाद फिर तब मैक्स प्लांक साहब को आना पड़ा, और उसके साथ साथ उसी ईरा में अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब आते हैं, लगे हाथों वो इसको समझा देते हैं, खिलवे खत्म हो जाता है, समझ पा रहे हैं। पहले इतना नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम फटाफट उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि भैया एक तो हमारे पास दूसरी थ्योरी आई थी 1873 में, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एक सेकेंड रुक जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा? मैक्सवेल साहब के द्वारा, ठीक है। हाँ अब बताइए आप। ईथर की थ्योरी किसने दी थी? अच्छा, ईथर का कॉन्सेप्ट 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। हाँ, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि बेस्ड था किस पे सर? इस चीज के आइडेंटिफिकेशन पे कि ईथर पाया जाता है कि नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में कहानी ये भी थी ना कि ईथर को ऐसा माना जाता था कि वो भी मोशन कर रहा है, ये भी एक सत्य है। जैसे हम जानते हैं कि देखिए कई सारे एजम्पशन दे दिए गए थे कि ईथर भी क्या कर रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी मोशन कर रही है, हम पृथ्वी के साथ मोशन कर रहे हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देगा वो, सोच पा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना कि हमारा मोशन और पृथ्वी का मोशन, और उसके साथ साथ ईथर भी पृथ्वी के साथ साथ मोशन कर रहा है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपस में कनेक्ट कर दिया गया था, तो हम उसी भ्रम में फंसे हुए थे, समझ पा रहे हैं। तो माइकलसन मॉर्ले जो थे वो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन देख रहे थे। क्या? किसका? रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ एंड ल्यूमिनिफेरस ईथर, ठीक है ना। ईथर ध्यान देंगे, ठीक है। ईथर और अर्थ के रिलेटिव मोशन के बारे में माइकलसन और मॉर्ले रिसर्च किए, और ये पता लगाना चाहा कि सच में ऐसा है कि नहीं है, कि सच में कोई चीज़ हमारे अर्थ के साथ चारों ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पता चला ये बिल्कुल गलत है, लुमिनिफेरस ईथर जैसा कुछ होता ही नहीं है, समझ में आया ना। ये फेल मार दिया गया 1887 में, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहाँ से फेल होता है। बाकी उसके पहले 1873 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आती है, जहाँ पे लाइट को क्या मान लिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ऐसी वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बाकी देखो यहाँ पे भी ईथर की कहानी सहारे ही कहानी चली है भाई। वेव है
तो जाहिर सी बात है मीडियम की जरूरत पड़ेगी। वहां पे हाइपोथेटिकल मीडियम का मतलब भी यही था कि पार्टिकल नहीं होगा, कोई ऐसा मीडियम है जो हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे भी जब हम वेव बोल रहे हैं तो मीडियम तो जाहिर सी बात है वो आएगी, है ना। तो हाइपोथेटिकल मीडियम यहाँ भी इनडायरेक्टली यूज किया गया, बट आपको समझ में नहीं आएगा, समझ रहा। इसी चीज को क्लैरिफाई, क्योंकि दो थ्योरी आ गई हाइपोथेटिकल मीडियम के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी को लेके 1887 में माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, माइकलसन एंड मॉर्ले, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ओके, अब ध्यान देंगे इसके बाद आता है 1905 में बेस्टेस्ट थ्योरी, मैक्स प्लांक की थ्योरी। इसका नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और इसके अंदर ये बोला गया कि जो लाइट है, लाइट जो है एक्चुअल में किससे बनी है, क्वांटम से बनी है। लाइट एक पार्टिकल है, ध्यान देना, पार्टिकल नेचर है, पहली चीज तो ये समझ लो, पार्टिकल नेचर रखती है और एक्चुअल में किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे फोटोन से। किससे मिलके बनी है, फोटोन से। और फोटोन क्या होता है सर, ये मासलेस पार्टिकल होता है, ठीक है ना। मासलेस पार्टिकल बोल देना और बोल देना ये एनर्जी का पैकेट है। क्या है, एनर्जी का पैकेट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। सॉरी एमर्स, किसी कारणवश पॉज करना पड़ा, बट ध्यान देंगे कि एनर्जी का पैकेट एंड क्वांटा उसको बोला जाएगा। फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है, उसके अंदर एनर्जी भरी होती है और उसी को हम लोग क्वांटा बोलते हैं। बहुत सारे एनर्जी के पैकेट बने, बहुत सारे फोटॉन्स को ही हम लोग क्वांटा बोल रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के लिए इन्हें भी 1922 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिलता है। ये डेट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है ना, मतलब आसपास में ही है। अल्बर्ट आइंस्टीन और इनको दोनों को सेम इरा में ही मिलता है, 1-2 साल का गैप होता है। तो नोबेल प्राइज़ मिलता है, आई थिंक 1919 में मिलता है इनको, शायद 1919 में, ठीक है। हाँ, तो 1905 में इन्होंने दे दिया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है, इसके ऊपर बेस्ड है। इसी का यूज करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था, तो पहले ये आया था। ओके, तो देखो मैं भूल दे रहा हूँ कि वेट थोड़ा डेट वेरी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। तो सोचो एक ही चीज से दो नोबेल प्राइज आए थे। प्लैंक साहब ने क्वांटम थ्योरी दी, इसके लिए इनको मिला। इस थ्योरी का यूज करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था, इसके लिए उनको भी मिल गया नोबेल प्राइज। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो आई थिंक लाइट का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चला। अब ध्यान से देखो, तो शुरुआती कार्पस्कुलर थ्योरी आई जहां पे उसने बोला कि पार्टिकल नेचर रखता है, फिर सेकेंड वेव वाली आई, थर्ड भी वेव वाली आई, लेकिन फोर्थ जो आई उसने कन्विंस कर दिया सबको फिर से पार्टिकल नेचर पे। लेकिन बात तो वही है ना कि सभी चीजों का कनेक्शन दोनों जगहों से मिल रहा है, पार्टिकल भी बोला जा रहा है और वेव भी, तो दोनों मिला के कोई एक कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर सकता। मतलब हम ये बोलते हैं कि सिर्फ नहीं ये पार्टिकल है तो सिर्फ पार्टिकल नेचर पे सभी फिनोमेना हम एक्सप्लेन कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वेव नेचर पे हम फिनोमेना सभी का सभी एक्सप्लेन कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे ना। तो ले देखे जो कंक्लूजन निकला इन थ्योरियों से वो ये निकला कि भैया कंक्लूजन निकला कि जो लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, डुअल नेचर रखती है, ठीक है। अब डुअल नेचर रखती है तो इसका मतलब लाइट को हम एज अ पार्टिकल भी मानेंगे और एज अ वेव भी मानेंगे, ठीक है। अब देखो लाइट डुअल नेचर यानी लाइट पार्टिकल भी बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो इस कंडीशन में हम उसको पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। और वेव की तरह बिहेव कर रही है तो हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। समझ पा रहा है। तो वेव ऑप्टिक्स मतलब जहाँ पे हम लाइट को एज अ वेव मान के काम करेंगे, और रे ऑप्टिक्स मतलब जहाँ पे हम लाइट को एज अ पार्टिकल मान के काम करेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के अंदर ही आपको क्या पढ़ने के लिए मिला है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। उसके अलावा भी कोई फिनोमेना था। स्कैटरिंग समझ में आ रहा है। स्कैटरिंग मतलब 7 कलर बन जाते थे, है ना, प्रिज्म वो करता ही था। इसके अलावा कुछ और था, एक और था, ध्यान से सोचिए, एक और होना चाहिए।
प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, उसके साथ साथ भी कुछ आया था, एक और था, मेरे माइंड से भी स्प्लिट कर रहा है, ठीक है, मेरे दिमाग से भी स्प्लिट कर रहा है, बाकी आप देख लेंगे। तो ऐसे 4 चीज़ें हमने पढ़ी और स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पे 2 बातें देखी थी, मतलब 2 डिवाइसेस भी देखे थे। डिवाइसेस मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 2 चीज़ें हमको देखने के लिए मिली थी स्पेशल। एक तो मिरर के बारे में जानकारी मिली थी और दूसरा लेंस के बारे में जानकारी मिली थी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के अंदर क्लियर कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में ऐसी ही घटनाएं हम देखेंगे, ठीक है ना, और कारण समझेंगे। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, पोलराइजेशन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ना है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि एज अ वेव जब हम बिहेव कराएंगे एक लाइट को, तभी जाके इन घटनाओं का क्लैरिफिकेशन हमको मिल पाएगा। तो पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, तो बहुत सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसको हम अगले टॉपिक से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे हम क्या, कि सबसे पहले हम वेव ऑप्टिक्स के पहले बेसिक आधार को बनाएंगे, बेस को बनाएंगे, फिर जाके इन घटनाओं को पकड़ पाएंगे, है ना। डायरेक्ट हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा था, पहले कहानियाँ समझी थी, तब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वैसे पहले कहानियाँ कुछ समझेंगे, वेब के बारे में कुछ जानकारियाँ अपने पास समाहित करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले, यानी इस लेक्चर को एंड करने के बाद और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आपको क्या करना है? वेव के बारे में अच्छे से समझ लेना है, जो कि लाइट वाले टॉपिक में, रे ऑप्टिक्स में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आप क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट रहेगा, तब आप आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।